तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जैसा मैं सुबह बोलने की कोशिश कर रहा था, ट्रिग्नोमेट्री हमने फंक्शंस पढ़ लिए हैं, बेसिक जो हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ लोगे, इनवर्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम करके दिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालने के। ठीक है। बाकी जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज जो पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है, वहां पर भी रेंज निकलवाई जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ एक फॉर्मूला जो ज्यादातर यूज होता है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, सिर्फ उस फॉर्मूले की बात करी है मैंने। बाकी और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं रेंज निकालने के। ठीक है, तो वो डिटेल में तुम वहां पर बात करोगे। बाकी फिलहाल अपने जितना काम, थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 + 2 sin x। जल्दी से काम करना स्टार्ट करो, इसकी डोमेन और इसकी रेंज क्या आएगी। जल्दी से करते रहो, जैसे जैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। एक हो गया, सेकंड वाला ट्राई करो जल्दी से। जो अभी 2 मिनट 2-3 मिनट लेट आए हो, ये क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने फंक्शंस पढ़े थे उनके ऊपर बेस्ड। जल्दी से लाइन वाइज करते रहो। एक हो गया तो साथ के साथ दूसरा ट्राई करो, और रिप्लाई करो। भले ही आंसर ना लिखो पूरा का पूरा, लेकिन इतना रिप्लाई कर दो कि हाँ कुछ ना कुछ तुम्हारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं फिर साथ के साथ।
करें, स्टार्ट करें। पहला हुआ नहीं हुआ? जल्दी करो भाई, थोड़ा जल्दी। जितना आसान सवाल हो उतना कम टाइम लगना चाहिए। और थोड़ा सा शुरुआत दे देता हूं मैं। अगर भूल गए हो, ट्रिग्नोमेट्री जो 11th में पढ़ा था, कि अगर हमारे पास आता था कभी भी कि साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना हो, तो हम कहते थे थीटा इज इक्वल टू होगा एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा, जहां पर एन क्या है, इंटीजर। ठीक है भाई, बाकी लोगों के तो जवाब आने चालू हो गए। तुम लोग भी, आसमान, अभिनव, आदित्य, अंजलि, कीर्ति, जल्दी से रिप्लाई करो बच्चों। अच्छा, अभिनव कह रहे 3 कर रहा हूँ। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए कि जो डोमेन है, पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन के लिए जरूरी ये है कि देखो, साइन एक्स को तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स तो कहते हैं जो एंगल आ सकता है आ जाए मेरे हिसाब से। तो अपॉन में जो नंबर है 1 + 2 साइन एक्स, बस वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो साइन एक्स नंबर है वो -1/2 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है। अब साइन एक्स -1/2 के बराबर कब होता है, अब हमें ये सोचना पड़ेगा। तो याद करो, एंगल -1/2 है, तो इसका मतलब, और हम जानते हैं साइन -π/6 जो है वो होता है -1/2, ये बात हम जानते हैं। तो इसका मतलब साइन एक्स किसके बराबर नहीं होना चाहिए, साइन -π/6 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि x इज नॉट इक्वल टू, ऊपर वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसका यूज करेंगे, एन पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा जो होगा उसका काम क्या होगा, -π/6। ठीक है। तो x इज नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस -1 को बाहर लेकर आओगे तो -1 की पावर n+1 हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा π/6। तो x ये वैल्यू नहीं ले सकता। अगर इन सभी वैल्यूज को r में से माइनस कर दें, सारे रियल नंबर में से माइनस कर दें, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बच जाएंगी, जो काम की वैल्यू होंगी, और जहां पर n क्या होना चाहिए, इंटीजर। ये हमारा डोमेन आएगा जो x की वैल्यू निकाली है। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो जल्दी से लिख के बताओ। इतनी देर रेंज की बात करते हैं हम अपने। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखा हुआ है 1 + 2 साइन एक्स, इसकी बात करेंगे। तो अगर मैं 1 + 2 साइन एक्स की बात करूं, तो मैं जानता हूं साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, तो 1 - 2 आ जाएगा -1। तो 1 + 2 साइन एक्स -1 से 3 है। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, लेकिन रेसिप्रोकल करते वक्त हमने काफी पहले भी बात करी थी कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर जा रहा हो, रेसिप्रोकल करना हो, तो डायरेक्ट नहीं करते अपने अपने को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। नेगेटिव वाले हिस्से अलग, पॉजिटिव वाले हिस्से अलग। तो मैं इसके दो हिस्से कर लूंगा। तो पहले तो मैं लिखूंगा कि 1 + 2 साइन एक्स जो है वो 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है, ये नेगेटिव वाला हिस्सा आया। और दूसरी बार मैं लिखूंगा कि 1 + 2 साइन एक्स जो है वो <3 है लेकिन <0 है। =0 कहीं पर भी नहीं लिया, क्योंकि रेसिप्रोकल लेना है, तो काम ही नहीं आएगा। अब उल्टा कर दो, 1/1 + 2 साइन एक्स, जीरो का उल्टा यहाँ पर -∞ हो जाएगा और -1 का हो जाएगा -1। यहाँ पर करेंगे तो 1/1 + 2 साइन एक्स, 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी।
तो हमारे पास जो रेंज है बेसिकली वो आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 पर क्लोज्ड यूनियन 1/3 से लेकर इन्फिनिटी और 1/3 पर क्लोज्ड। चेक करो जल्दी से आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा, और किसी को डाउट है तो रिप्लाई कर देना। सेकंड वाला भी मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने कर लिया होगा। सेकंड वाले में हमें रेंज निकालनी है इसकी। तो हम देख सकते हैं साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ। तो मैं जानता हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए साइन एक्स का कोफिशिएंट -1, तो उसका आधा करा तो -1/2 पूरे का स्क्वायर, +1 -1/2 का स्क्वायर 1/4, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहां पर आ जाएगा साइन एक्स -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1/4 कितना आ जाएगा 3/4। अब यहीं से हम रेंज बता सकते हैं। अब गड़बड़ क्या है, वैसे तो हम क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कितनी बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, लेकिन यहां पर इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मैं लिखूं x² - x+1, तो ये वाली क्वाड्रेटिक और ऊपर जो क्वाड्रेटिक लिखी है दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, यहां पर x r को बिलोंग करता है, x पॉजिटिव नेगेटिव बड़ी छोटी कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन जो साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है वहां पर साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकते हैं। तो तुम क्या करोगे, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट कर दोगे, तो 1 -1/2 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 करोगे तो 1। मतलब क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू इस बार इनफाइनाइट ना होकर 1 होगी, तो ये ध्यान देना। ठीक है, यहां पर कितनी आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू 1। साइन एक्स -1/2, अगर मैं बात करूं इसकी मिनिमम वैल्यू की, तो ये स्केयर 0 हो सकता है नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। साइन एक्स 1/2 पॉसिबल है, तो कितना आ जाएगा 0। 0 प्लस 3/4 कितना आएगा 3/4। ये इसकी रेंज है अभी। तो दोबारा लिख लेता हूं मैं, रेंज आ जाएगी 3/4 से लेकर 1। जल्दी से बताओ भाई किसी को दिक्कत है तो, क्योंकि किसी एक बच्चे ने इन्फानाइट तक लिखा हुआ है, और वो इन्फानाइट क्यों नहीं लिखना वो भी उम्मीद करता हूँ समझ में आया, क्योंकि साइन एक्स की खुद की लिमिटेशंस है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले जो मैंने पहले थर्ड क्वेश्चन लिखा था, उससे पहले एक काम करो, ये वाला सवाल और सोल्व करो। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं फाइंड द रेंज ऑफ, जल्दी से सोल्व करना है इस बार, फाइंड द रेंज ऑफ, अच्छा हाँ सॉरी मैंने भी थोड़ी हल्की सी, एक मिनट रुको, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर रखी है, एक मिनट रुको। रेंज अगर निकालनी होगी तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो तब आएगी जब साइन एक्स -1 होगा, सॉरी। तो -1 रखेंगे साइन एक्स की वैल्यू, तो -1 -1/2 कितना होगा -3/2, उसका स्क्वायर 9/4 प्लस 3/4, मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी और मिनिमम वैल्यू आएगी 3/4। ये सॉरी गलत कर लेना, सही कर लेना, मैंने गलत कर लिया था। चलो अगला सवाल लिखो जल्दी से, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैं इस बार लिख दूं सीकेंड स्क्वायर एक्स -2 सीकेंड एक्स, या सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड एक्स +1। जल्दी से इसकी रेंज फाइंड करो कितनी आएगी। और साइन एक्स की जगह सीकेंड एक्स रखने से क्या फर्क पड़ेगा, और पहले दो में कोई डाउट है तो वो भी जल्दी से रिप्लाई करो। तो स्टार्ट करने का तरीका तो इसका भी वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाली है, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा सीकेंट एक्स -1/2 का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 3/4। ज्यादा दिक्कत आए तो तुम क्या करो, सीकेंट एक्स -1/2 की रेंज निकाल लो। ठीक है, सीकेंट एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फानाइट, उसमें से -1/2 किया तो माइनस इन्फानाइट। ठीक है, फिर कहां तक जाती है, माइनस इन्फानाइट से -1 जाती है। चलो ये भी पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सीकेंट एक्स की याद करो, रेंज हमने क्या लिखी थी, -इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। अगला स्टेप क्या होगा, इसमें से हमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सीकेंट एक्स में से अगर 1/2 हटा देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 में से 1/2 गया, ये बचेगा -3/2 गया गया यूनियन 1 में से 1/2 गया, कितना बचेगा 1/2 से लेकर इन्फिनिटी। अब सीकेंट एक्स -1/2 का क्या करना है, स्केयर करना है। स्केयरिंग कर दो। स्केयरिंग करते वक्त भी बिल्कुल वैसे ही ध्यान देना होता है कि कहीं बीच में जीरो तो नहीं आ रहा। जैसे यहां पर बीच में जीरो आ रहा था, यहां देखो फर्स्ट क्वेश्चन में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, नेगेटिव वाले हिस्सा अलग, पॉजिटिव वाला हिस्सा अलग। यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव पहले से अलग अलग है, तो डायरेक्ट स्केयरिंग कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी की स्केयरिंग कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी -3/2 का स्केयर 9/4 यूनियन
1/2 का स्केयर 1/4, इन्फिनिटी का स्केयर इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। अब इसमें ऐड करना है हर जगह 3/4, तो सेकेंड एक्स माइनस 1/2 का स्केयर, अगर इसमें हम 3/4 ऐड करेंगे तो 9/4 में 3/4 ऐड करोगे तो 3, इन्फिनिटी में फर्क पड़ेगा नहीं, 3 से इन्फिनिटी यूनियन। 1/4 में 3/4 ऐड करोगे तो 1, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी, 3 से लेकर इन्फिनिटी और 1 से लेकर इन्फिनिटी, दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी में सारा पार्ट इंक्लूड हो चुका है। तो ये अपना आंसर होगा। मैच किया, उम्मीद करता हूँ जल्दी से रिप्लाई करो अगर नहीं समझ में आया कुछ। कैलकुलेशन देख लेना, वैसे मेरे हिसाब से तो सही है, अगर कोई प्लस माइनस की गड़बड़ है तो चेक कर लेंगे अपने। ठीक है, बड़े आगे। तो थोड़ा आइडिया होपफुली लग रहा होगा कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेंज के डोमेन के, वो कैसे करते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोई दिक्कत हो तो रिप्लाई करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए वही वाली बात मैंने क्या बोला था, अंदर से बाहर की तरफ आते हैं हमेशा। यहाँ पर भी क्या किया है, सबसे पहले सेकेंड एक्स माइनस 1/2 की निकाली, थोड़ा और बाहर आए तो स्केयर करना पड़ा, फिर उसकी निकाली, थोड़ा और बाहर आए तो 3/4 ऐड करना पड़ा, वो कर लिया। वैसे ही काम यहाँ पर करेंगे अपने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा, सॉरी, सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। साइन एक्स माइनस कोस एक्स जो है, इसकी रेंज हम जानते हैं, √a² + b², तो 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू √2 और -√2 के बीच में आएगी। अब मुझे इसमें हर जगह ऐड करना है 3√2, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स में अगर दोनों तरफ तीनों तरफ 3√2 ऐड कर देंगे तो राइट हैंड साइड में बनेगा 4√2 और इस तरफ बनेगा अपने पास 2√2। फिर इसको डिवाइड कर देना है √2 से, √2 पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी वगैरह कोई चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं डिवाइड। यहां पर भी √2 आ गया, √2 और √2। इसका मतलब अंदर वाला जो नंबर है साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 3√2 अपॉन √2, इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 और 1 के बीच में, सॉरी 2 के बीच में। अब इस पूरे नंबर का बाहर क्या लेना है, लोग लेना है। तो अगर तुम इस पूरे नंबर का लोग लोगे, ध्यान देना बेस उसका 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो तुम बेस 10 या ई के चक्करों में मत पड़ जाना। तो लोग 4/2 में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लोग 2/2 में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो नंबर है एफ एक्स, उसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो यही इसकी रेंज होगी और यही अपना आंसर होगा। जल्दी से भाई यस लिखकर भेज दो, अगर प्लीज रिपीट 2। सेकंड क्वेश्चन रिपीट करना है। सेकंड क्वेश्चन बेटा देख, क्वाड्रेटिक बनाइए, परफेक्ट स्केयर साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्केयर प्लस 1 - 1/4, ये आ गया। मैंने देखा अगर तू इसको भी नीचे वाले सवाल की तरह करना चाहे, वो नीचे वाला मैंने इसलिए बताया अगर थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही हो, तो टुकड़ों में काम कर लेते हैं। जैसे हम जानते हैं साइन एक्स माइनस 1/2 की अगर बात करें, एक मिनट, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ साइन एक्स माइनस 1/2 की। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 में से 1/2 गया, कितना बचेगा, 1/2। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1, उसमें से -1/2 गया तो माइनस का 3/2, ये आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, साइन एक्स माइनस 1/2 का स्केयर करना है, लेकिन स्केयर करने के लिए हम देख रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, बीच में जीरो आ रहा है, तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना कैसे पड़ेगा, इसको मैं लिख लूंगा, एक तो -3/2 से लेकर 0 और यूनियन 0 से लेकर 1/2। अब मुझे इसकी क्या करनी होगी, स्केयरिंग करनी होगी साइन एक्स माइनस 1/2 के स्केयर की। तो साइन एक्स माइनस 1/2 अगर इस पूरे का स्केयर करूंगा, तो पहले हिस्से का स्केयर करेंगे तो 0 का स्केयर 0, -3/2 का स्केयर 9/4 यूनियन, दोबारा 0 का स्केयर 0, 1/2 का स्केयर 1/4, 0 से 1/4 और 0 से 9/4। तो अगर मैं 0 से 9/4 ले लेता हूं तो उसमें सारा एरिया इंक्लूड हो गया जितना भी आ सकता था, 0 से 1/4 वाला तो अपने आप इंक्लूड हो गया। तो ये तो वैल्यू आई साइन एक्स माइनस 1/2 के स्केयर की, उसमें हमें ये वाला 3/4 भी ऐड करना है। तो अगर हर जगह 3/4 ऐड करेंगे तो 0 + 3/4 3/4, 9/4 में 3/4 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो वो रेंज आ गई। तो इस तरीके से भी कर सकते हो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे। सर लोग वाले क्वेश्चन में लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। लास्ट स्टेप तो क्या ही किए लास्ट स्टेप में तो ये किए इसकी रेंज तो आई गई थी, जो अंदर वाला नंबर है, अंदर वाला नंबर क्या है, 2 से लेकर 4 के बीच में। तो अब इस
नंबर का क्या करना है, लोग लेना है। तो पहले क्या करेंगे, 2 का लोग लेंगे, 2 का लोग, और बेस कितना दिया हुआ है, उसने 2 दिया हुआ है, तो हमें भी 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पर अपना नंबर आएगा जो रिक्वायर्ड नंबर है। यहाँ पर क्या होगा, जो नंबर 4 है उसका भी लोग लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 3√2 अपॉन √2, इस पूरे का लोग ले रहे हैं अपने। तो दोनों तरफ लोग लिया, इस तरफ लोग 2, इस तरफ लोग 4, दोनों जगह बेस 2। 2 की क्या पावर रखेंगे, 2 आ जाए 1, यहाँ पर हमारा फंक्शन आया। 2 की क्या पावर रखेंगे, 4 आ जाए 2। तो इसकी वैल्यू 1 से 2 आ रही है, तो वही अपने पास रेंज हो जाएगी। अब बोलो अगर अभी भी कोई दिक्कत है किसी स्टेप में, नहीं तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लिखो। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि फाइंड द रेंज ऑफ, और स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो एक साथ में। फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लोग, जिसका बेस है अपने पास √2, और लोग के अंदर है 2 माइनस लोग 2, 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। जल्दी से इसकी रेंज फाइंड करो कितनी आएगी। लोग में आ रही है वैल्यू, लोग में तो नहीं आ रही जहां तक मुझे याद है, एग्जैक्ट आंसर तो मुझे भी याद नहीं है। हाँ, ऋतिक का मेरे हिसाब से ठीक है। करो भाई बाकी भी जल्दी। नहीं, जो तेरे देते ये आंसर नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू ठीक है लेकिन मिनिमम वैल्यू ठीक नहीं है। हमेशा वो याद रखो कि रेंज निकालते वक्त अंदर से बाहर की तरफ काम करना है बस, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। रितिका का है -∞ to 1। हो सकता है ऐसा सही आंसर है, लेकिन अगर मुझे सही याद है तो -∞ से 2 है। हो सकता है मुझे गलत याद हो, उस पर विश्वास मत कर। तो देखते हैं कैसे होगा क्या होगा। तो सबसे पहले हमें अंदर क्या दिख रहा है, 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 दिख रहा है ना। तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ, 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है 0, तो 0 × 16 करेंगे 0, प्लस 1 करेंगे 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1। साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इंटू 16 प्लस 1 करेंगे तो 17। ठीक है, अब 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 जो है उसका मुझे क्या करना है, लोग लेना है, और उस लोग का बेस होना चाहिए 2। तो मैं हर तरफ ये काम कर लेता हूँ। तो जो 1 है उसका भी लोग आ जाएगा बेस 2 में, जो 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 है उसका भी लोग आ जाएगा बेस 2 में। अगर एक दो स्टेप मन में कर सको तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इस लोग को मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर जगह। साथ के साथ माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो लोग 2, 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू। लोग 17 टू द बेस 2 माइनस से मल्टीप्लाई होकर दूसरी तरफ आ जाएगा, इनइक्वालिटी क्योंकि रिवर्स हो चुकी है। लोग 1 कितना होता है, 0 होता है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, दूसरी तरफ आ गया। अब इस माइनस के साथ कितना ऐड करना है अपने को, 2 ऐड करना है, वो कर दो। तो यहाँ पर हर जगह अगर 2 ऐड करेंगे तो 2 माइनस लोग 2, यहाँ पर आएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इस तरफ 2 ऐड करेंगे तो 2 माइनस लोग 17 टू द बेस 2 ही आ जाएगा। अब ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये जाएगा बाहर वाले लोग में जिसका बेस √2 है। लेकिन वहां तक पहुंचाने से पहले हमें एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि यहाँ पर एक जगह नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। जैसे 2 की क्या पावर रखेंगे, 17 आई, तो मुझे पता है अगर 2 की पावर मैं 4 रखूंगा तो भी जाकर 16 आएगा, तो 17 के लिए तो और भी बड़ी पावर होगी।
तो ये जो नंबर है log 17 टू द बेस 2, ये नंबर अपने पास 4 से हल्का सा बड़ा नंबर है। उसको 2 में से माइनस करेंगे तो एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो नेगेटिव नंबर आएगा। अब log की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन log के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं डल सकती। तो इसका मतलब ये जो पूरी रेंज आ रही है पूरी मेरे काम की नहीं है, मुझे इस रेंज को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि 2 माइनस log 2 ठीक है, वैसे तो नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव 2 तक जा सकता है, लेकिन मेरे फंक्शन के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू को तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं 2, मिनिमम वैल्यू अब मुझे 0 सेट करनी पड़ेगी। मैं कहूंगा कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो रिजेक्ट हो गया, काम का नहीं है हमारे। इतना हुआ। 0 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि लोग के अंदर जाना है। अब इसका लोग लेना है बेस रूट 2 पे। रूट 2 क्या है, बेस 1 से बड़ा नंबर है। तो अगर बेस 1 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती, हम जानते हैं। तो 2 माइनस लोग 2, 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। यहां पर क्या आ जाएगा, लोग 2 जिसका बेस रूट 2 होगा, और यहां पर आ जाएगा लोग 0 जिसका बेस रूट 2 होगा। हालांकि ऐसा लिखना गलत होता है, 0 हम डालते नहीं, लेकिन भावनाएं समझ आएंगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। तो रेंज देखो कितनी आ गई। अगर बेस 1 से बड़ा हो और लोग के अंदर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी। रूट 2 की क्या पावर रखेंगे, 2 आ जाए 2, माइनस इन्फिनिटी पर ऑब्वियसली ओपन आएगा, यहां पर इक्वालिटी है तो 2 पर क्लोज आ जाएगा। ये अपना आंसर है। यस या नो लिख कर भेजो जल्दी से अगर कोई दिक्कत है या नहीं है। कहां पर क्या स्टेप किया और नेगेटिव नंबर रिजेक्ट क्यों करे हैं। लोग का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता, लोग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये तो मैंने पॉइंट भी लिखवाया था कि अगर नंबर और बेस अगर 1 के अपोजिट साइड है, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं लोग 3 और इसका बेस है 1/3, तो 1/3 की क्या पावर रखें कि 3 आ जाए -1, तो लोग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, कोई इशू नहीं था। लेकिन यहां पर जो लोग की वैल्यू आ रही है उसको बाद में एक और लोग के अंदर जाना है, इस वाले लोग के अंदर, बाहर वाले, तो नेगेटिव वैल्यू लेना गलत हो जाएगा, इसलिए हमें नेगेटिव वैल्यू यहां पर हटानी पड़ी। अगर ये बाहर वाला लोग है, जैसे देखो जो ये वाला लोग है, सब काम करने के बाद जो ये एंड में लोग आए, इसकी वैल्यू तो आ ही रही है ना, माइनस इन्फिनिटी से 2, तो नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस लोग के बाहर भी एक लोग लिखा होता, मान लो यहाँ पर ऐसे लोग लिखा होता, तब दिक्कत होती मुझे, क्योंकि तब बाहर वाला लोग नोट डिफाइंड होना चालू हो जाता। तो जहां जहां ये वाला लोग, अंदर वाला लोग नेगेटिव वैल्यू लेगा पूरा नंबर, वो वैल्यू डोमेन में नहीं आएगी, इसलिए हमने उनको हटाया है। ठीक है। और जल्दी से बताओ भाई, फिर आगे बढ़े नहीं तो। रिप्लाई करो जल्दी से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस का एक तरह से हम काम करेंगे। फंक्शंस के टाइप अलग अलग हैं, उनके लिए अलग अलग कुछ हम डेफिनेशंस यूज करते हैं। जैसे एक सबसे सिंपल डेफिनेशन हमारे पास कि मान लो अगर हमें ये बताना हो कि दो फंक्शन जो हमें दिए हुए हैं अलग अलग, वो इक्वल या आइडेंटिकल, सेम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, है या नहीं है, तो उसके लिए क्राइटेरिया लिखते हैं। तो यहाँ पर तुम लिखोगे टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉल्ड इक्वल इफ। तो दो फंक्शन को अगर हमें इक्वल बोलना है तो उसके लिए हमारे पास तीन कंडीशन काम करनी चाहिए। पहली कंडीशन ये होती है कि दो फंक्शन बराबर तब होंगे जब उन दोनों फंक्शंस का डोमेन जो है वो बराबर होगा। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स अगर डोमेन ऑफ जी एक्स के बराबर आ गया, पहली कंडीशन तो ये है। जो दूसरी कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन है कि दोनों फंक्शंस की जो रेंज है वो सेम होनी चाहिए।
जो fx की रेंज आ रही है वही रेंज gx की आनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये हुई। और थर्ड कंडीशन ये होगी, फॉर एवरी x in the domain of fx and gx, हर वो x जो fx और gx के डोमेन में आ रहा है, दोनों के डोमेन में आ रहा होगा क्योंकि ऊपर हम बोल ही चुके हैं दोनों का डोमेन सेम है। फॉर एवरी x इन द डोमेन ऑफ fx एंड gx, fx शुड बी इक्वल टू gx। तो क्या क्या बात हुई, डोमेन दोनों का बराबर हो, रेंज बराबर हो, और हर x पर फंक्शंस की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन काम करेंगी तभी हम इक्वल यानी आइडेंटिकल फंक्शंस बोल सकते हैं। अगर एक भी कंडीशन फेल होगी मतलब आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो यहां पर लिखने तो पहला पार्ट अपने पास है कि मान लो fx को तो मैंने ले लिया x और gx को मैंने ले लिया x स्क्वायर अपॉन x। अब मैंने यहां पर कुछ नहीं लिखा कि f को कहां से कहां तक लिया है, r टू r है, a टू b है। तो इसका मतलब ये है कि जितना डोमेन आ सकता है वो सारा ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो जो जो वैल्यू x की आ सकती है fx में और gx में वो सारी पॉसिबल वैल्यूज ले रहे हैं। तो जल्दी से ये लिख के बताओ कि fx और gx बराबर है या नहीं है। आइडेंटिकल फंक्शंस बोलना सही होगा गलत होगा? ठीक है, दो बच्चों का तो आ भी गया, जल्दी से बाकी भी बताओ। बिल्कुल सही। ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं होंगे। कारण क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ठीक है, x से x काटने पर x आ जाएगा लेकिन वो क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, ऐसे x से x काटना भी गलत होगा, क्योंकि अगर हम डोमेन ऑफ f निकालना चाहें तो x में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, r है। लेकिन अगर डोमेन ऑफ g निकालना चाहें तो उसमें क्या होगा? अब यहां पर हम x को जीरो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हमें डोमेन निकालना है तो डोमेन निकालना है ओरिजिनल का। ये नहीं कि x से x काट दिया और तुमने बोल दिया अब x है सर बराबर ही तो है। ठीक है, वैसे तो तुम्हें पता ही है सबका जवाब सही आया है, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है। x से x ऐसे सिंपल नहीं काटते, सोल्व करने के वक्त कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उससे फंक्शन जरूर बदलता है। तो अगर gx की ओरिजिनल की बात करें तो यहां पर x को जीरो पुट करना गलत हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? r माइनस जीरो, या फिर जिसको लिखने का तरीका होता है आर नोट। आर नोट मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। तो यहां से तुम देख सकते हो कि दोनों का डोमेन बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है, सॉरी, अनइक्वल लिख लो, फंक्शंस आर अनइक्वल। ठीक है, और भले ही जैसे x की वैल्यू 2 पर दोनों की वैल्यू सेम आएगी, 3 पर भी सेम आएगी, लेकिन जीरो वाली दिक्कत आ गई। सेकंड, मान लो मैं तुम्हें बोल दूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो तुम्हारे पास है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और जी एक्स जो है हमारे पास वो है 2 के बराबर। जल्दी से बताओ भाई, इक्वल फंक्शंस हैं या नहीं है? ठीक है, अभिनव का है इक्वल नहीं है, रितिका कह रही है नहीं, अभिनव कह रहा है इक्वल है, रितिका कह रही है नहीं है। बाकी बताओ भाई अपना मत। ठीक है, योगेश भी कह रहे हैं इक्वल हैं, अंजलि और साक्षी कह रहे हैं नहीं है। तो यहां पर ये फंक्शंस भी इक्वल नहीं है, अनइक्वल फंक्शंस हैं।
कारण क्या है? वही कारण है जो पहले वाले में था। अगर हम डोमेन ऑफ एफ की बात करें, बिल्कुल सही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 + 1 2, ठीक है, वैसे मोटा मोटा देखा जाए तो बराबर आ रही है। लेकिन एफ एक्स में तुम हर एक्स पुट नहीं कर सकते। साइन एक्स को तो दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है, कोस एक्स को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीकेंट एक्स को दिक्कत है। सीकेंट एक्स वो वैल्यू नहीं ले सकता जहां जहां कोस एक्स 0 है, और कोस एक्स कहां पर 0 होता है? ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। तो लास्ट क्लास में हमने लिखा भी था सीकेंट एक्स का डोमेन। तो अगर एफ का डोमेन निकालेंगे तो हम बोलेंगे r माइनस ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है, क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर कोस एक्स 0 हो जाएगा, और कोस एक्स 0 है तो सीकेंट एक्स नॉट डिफाइंड, और वही दिक्कत tan x के साथ आएगी। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं g का डोमेन निकालूं, तो g में तो क्या है, 2 है ना, कुछ मर्जी एक्सपोर्ट करते रहो, फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका डोमेन क्या आएगा? r। तो यहां से हम देख सकते हैं कि डोमेन ऑफ f इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ g, ठीक है। तो इसका मतलब अनइक्वल फंक्शंस होंगे, भले ही जहां जहां डिफाइंड होंगे वैल्यूज सेम लेंगे। समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत है तो भेजो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टू फंक्शंस f a to b and g a to b are defined as, कैसे डिफाइन किया हमने? fx को तो हम बोल रहे log x माइनस 1 माइनस log x माइनस 2, और जो gx है उसको हम बोल रहे हैं log x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। फाइंड a या फाइंड सेट a such that fx and gx are equal functions। तो यहां पर तुम देख सकते हो f का डोमेन कितना लिया हुआ अपनों ने, a लिया हुआ है, g का डोमेन भी a लिया हुआ है। तो हमें इनके डोमेन को इस तरीके से सेट करना है, हमारी इच्छा है कि fx और gx जो फंक्शन है वो बराबर आ जाए। तो सबसे बड़ा सेट कैसे क्या हो सकता है? जल्दी से सोल्व करो। ठीक है, योगेश का भी सही है। नहीं अंजलि, ये नहीं है, जो पहले आंसर लिखा था उसका सेकंड पार्ट आएगा। नहीं रितिका, ये भी नहीं है आंसर। जल्दी से सही करो भाई अपना आंसर। चलो देखते हैं। यहाँ पर तुम क्या नोटिस करोगे? हाँ दीपिका सही है। तो यहाँ पर तुम क्या नोटिस करोगे कि अगर दो लोग माइनस हो रहे हैं तो हम जानते हैं उनके अंदर वाले नंबर्स का रेसिप्रोकल आ जाता है। तो कायदे से x माइनस 1 और x माइनस 2 हमारे पास क्या हो जानी चाहिए? डिवाइड हो जानी चाहिए, जो कि यहाँ पर gx में हमें दिख रहा है हो रहे हैं। तो इतना तो हमें पता है कि अगर तुम x की कोई वैल्यू पुट करोगे, जैसे पहले वाले में 4 पुट करोगे और दूसरे वाले में 4 पुट करोगे, तो बराबर आनी है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, वैल्यू तो सेट हो जाएगी। मतलब हमें बस डोमेन सेट करने हैं दोनों का। तो डोमेन हमें पता होना चाहिए। तो डोमेन सेट करने से पहले हमें इंडिविजुअली डोमेन निकालना पड़ेगा एफ का और एक्स जी एक्स का। तो पहले मैं बात करता हूँ डोमेन ऑफ एफ एक्स की। तो अगर हम एफ एक्स का डोमेन निकालें तो यहाँ पर क्या होगा, जो लोग के अंदर नंबर है एक्स माइनस 1 वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स आ गया 1 से बड़ा। उसी तरीके से जो एक्स माइनस 2 है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 से बड़ी। अब एफ एक्स तो पूरे के काम करने से काम करेगा, तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो यहां से मुझे पता चला डोमेन ऑफ एफ जो है इंटरसेक्शन लेने के बाद 2 से आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं काम करूंगा जी एक्स के डोमेन की। तो डोमेन ऑफ जी एक्स, तो डोमेन ऑफ जी एक्स के लिए क्या होगा, लोग के अंदर जो नंबर है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 वो पूरा नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसके लिए हम यूज करेंगे वेवी कर्व।
ऊपर वाले का रूट 1, नीचे वाले का रूट 2, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो वो ये आएगा। तो यहां से हमें पता चला कि जो जी का डोमेन है वो है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, और यूनियन में है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारे पास काम होगा। तो ये जो डोमेन ऑफ जी है और डोमेन ऑफ एफ है। तो अगर हम ओवरऑल काम करें, देखो अगर हम कुछ ना दिया होता, हमें बोलता है इक्वल है या नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली अनइक्वल है। क्यों? क्योंकि डोमेन अलग अलग आ रहे हैं इनका। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं कि ए को इस तरीके से सेट करो जो हमें दिया गया फंक्शन को, कि डोमेन मतलब इक्वल आ जाए। तो इक्वल आने के लिए डोमेन बराबर होना चाहिए। अब तुम किसी भी फंक्शन का डोमेन अपनी मर्जी से बड़ा नहीं कर सकते, बड़ा करना पॉसिबल नहीं। जैसे तुम ये नहीं कर सकते कि अच्छा जी का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से 1, 2 से इन्फिनिटी है, तो ये डोमेन मैं एफ का भी सेट कर दूंगा, नहीं। एफ का कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि जैसे मान लो मैं जीरो की बात करूं, अब जीरो पे जी एक्स तो डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके डोमेन में आ रहे हैं। लेकिन अगर एफ डिफाइंड नहीं है, तो उसको लिखने लिखने भर से ये नहीं है ना कि डिफाइन हो जाएगा, कि मैं बोल दूं कि एफ के डोमेन में जीरो आ रहा है तो चल गया काम। लेकिन वो हमें दिख रहा है कि अगर जीरो पुट करेंगे तो लोग डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो डोमेन को बड़ा नहीं किया जा सकता, छोटा कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो छोटा किसको करेंगे, ऑब्वियसली जी वाले के डोमेन को करेंगे। या सिंपल भाषा में बोलो तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो इसका मतलब वो इंटरवल आ जाएगा जहां पर एफ भी डिफाइंड है, जी भी डिफाइंड है। तो कॉमन डोमेन आ गया, तो वहां पर डोमेन सेम भी हो जाएगा, वैल्यू तो पहले से सेम आ ही रही है। तो अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, और जिससे हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी। ये आंसर है। समझ में आया क्यों इंटरसेक्शन ले रहे हैं? और जैसे कुछ बच्चों ने जी वाला ही डोमेन एफ को दे दिया था, और वो काम क्यों नहीं करा हमने? यस या नो, बस वाई एन लिख के भेज दो, ताकि मुझे पता चल जाए, आगे बढ़ पाऊँ मैं। और दिक्कत है तो वो बताओ जल्दी से। क्योंकि ये तो समझ लोगे ना, मतलब ये तो फ्री के नंबर है। अगर ये गलती से तुम्हारे आ गया ना, तुम्हारे वाले पेपर में, जो मेंस का एडवांस में तो चांस कम ही है इसका, लेकिन अगर मेंस में गलती से आ गया तो फ्री के नंबर है, एक तरह से कुछ नहीं करना है ऐसे सवाल में। बुकलेट में भी 2-3 सवाल दिए हुए हैं, करके देखो, बहुत आसान है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इसमें फंक्शन में, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के हम अलग अलग बेसिस पर कुछ नाम लिखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो हेडिंग है अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, जहां पर भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं फंक्शन को मानकर चलूंगा ए टू बी। अगर मैं ए सेट बी सेट लिख रहा हूँ तो उसका मतलब समझ जाना, ए का मतलब क्या है, डोमेन, और बी का मतलब क्या है, कोडोमेन। तो जो पहला क्लासिफिकेशन जो नॉर्मली यूज किया जाता है वो है कि फंक्शन हमारे पास वन वन है या मैनी वन है। वन वन या मैनी वन। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके बेस पर किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इमेज। कि कोई भी एलिमेंट है उसकी इमेज कितनी यूनिक है, कितनी अलग है बाकी सबसे, उसके बेसिस पर हम काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम डेफिनेशन लिखेंगे। अ फंक्शन इन विच each element of its domain has unique image in its codomain is called वन वन फंक्शन। ठीक है, तो अगर हर नंबर की जो इमेज है वो यूनिक आ रही है, मतलब एक एलिमेंट ने जो इमेज ले ली, दूसरा एलिमेंट वो सेम इमेज नहीं ले सकता, सबकी अलग अलग होनी चाहिए।
तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, वन वन फंक्शन बोल देंगे। इसी चीज को बोलने के और तरीके हैं अलग अलग। जैसे तुम इसको ये बोल सकते हो कि, और या अलग अलग शब्दों में बोला जाए तो एवरी एलिमेंट in its codomain can have at most one pre-image। प्री इमेज का मतलब मैंने बताया था। प्री इमेज का मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं, अगर इस ऐसी फिगर्स की हेल्प लें, जैसे मान लो यहाँ पर ए सेट है अपने पास, इसमें नंबर्स हैं 1 2 3। मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास बी सेट है, इसमें नंबर्स हैं A B C। तो मान लो, या और एक डी और ले लो, ABCD। तो तुम्हें क्या करनी होती है, मैपिंग करनी होती है। मान लो तुमने कह दिया 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज बी है। तो सोच के देखो, जब हमने डेफिनेशन बोली है उसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन वन वन नहीं होगा। और जो फंक्शन वन वन नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, मैनी वन। तो हर फंक्शन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में फिक्स होगा, या तो वन वन बोलेंगे या मैनी वन। अब वन वन क्यों नहीं है, क्योंकि तुम देखोगे कि दो लोगों की सेम इमेज आ रही है, 1 की और 2 की। दोनों ने इमेज कितनी ली है, अपनी ए ली है, तो ये बोल दिया। या फिर अगर इसी को हम ये देखने प्री इमेज के हिसाब से, जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, तो ए की कितनी प्री इमेज है, मतलब ए किस किस की इमेज है, 1 और 2 की है। तो ए की 2 इमेज आ रही है, इसका मतलब वो फंक्शन वन वन ना होकर मैनी वन होगा। ठीक है। मान लो एक सिनेरियो और लेते हैं। मान लो 1 की इमेज तो है ए, 2 की इमेज बी है और 3 की इमेज बी है। अब चेक करो, हर किसी की इमेज यूनिक आ रही है। ऐसा कोई नहीं हो रहा कि दो लोग सेम इमेज ले रहे हो। तो ए की कितनी प्री इमेज है, एक है। बी की एक प्री इमेज है 3। डी की भी एक प्री इमेज है 2। सी की कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीरो प्री इमेज भी आ सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है एटमोस्ट। ज्यादा से ज्यादा एक प्री इमेज होनी चाहिए, कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को लिखने का एक और तरीका क्या होता है, इफ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है। इसका मतलब एक्स वन और एक्स टू पर हमारे पास क्या है, सेम इमेज आ रही है, फंक्शन क्या है, सेम वैल्यू ले रहे हैं। तो इसका डायरेक्ट मतलब ये होना जरूरी है, अगर फंक्शन की दो इमेज आ रही है और इसका डायरेक्ट मतलब ये निकलता है कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज वन। ठीक है, पहले तो ये बताओ डेफिनेशन में कोई दिक्कत है तो किसी को, फिर कुछ और पॉइंट्स भी हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वगैरह, लेकिन डेफिनेशन में बोलो कोई दिक्कत है तो। क्लियर है। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ और यहाँ पर लिख भी लो। अ फंक्शन which is not one one is called many one। ठीक है, जो फंक्शन वन वन नहीं होगा उसको मैनी वन बोलना पड़ेगा अपने को। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर है और एफ है आर टू आर। जल्दी से बताओ ये वन वन होगा या मैनी वन होगा। ये हमारे पास मैनी वन होगा। कारण क्या है? क्योंकि मान लो तुमने एफ ऑफ वन निकाला तो वन का स्केयर वन आएगा। अगर तुमने एफ ऑफ माइनस वन निकाला तो माइनस वन का स्केयर भी वन आएगा। दोनों पर वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर अलग अलग एक्स पर सेम वैल्यू आ जाए, इसका मतलब वो फंक्शन वन वन नहीं है, वो क्या है, मैनी वन है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं अपने। बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले जो पॉइंट्स हैं अपने पास वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ कुछ, वो क्या है। वन वन फंक्शन is also called an injective function।
ठीक है, इसी का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी है। तो अगर ऑब्वियसली कभी वर्ड यूज कर ले तो हमें पता होना चाहिए। मैनीवन का कोई दूसरा नाम नहीं होता, मैनीवन को मैनीवन ही बोलते हैं। अगर बोलना चाहो तो ये बोल दो कि इंजेक्टिव नहीं है, अपना कोई इंडिविजुअल उसका कुछ खास वजूद नहीं है। ये है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? इफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन is strictly increasing or decreasing, then the function is one one या इंजेक्टिव। अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये बात तुम दावे से कह सकते हो, तो वो फंक्शन पक्की बात है मन वन होगा। ठीक है, जल्दी से मुझे ये बताओ कि कंटिन्यूअस फंक्शन, जो मैंने यहाँ पर कंटिन्यूअस वर्ड यूज करे, इसका मतलब सबको पता ही होगा। ठीक है, ये वर्ड यूज करना मेरे लिए जरूरी था। अगर मैं ये बोल दूं कि एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उससे काम चल जाता है या नहीं चलता? या मैंने वैसे ही धक्के से कंटिन्यूअस वर्ड यूज कर लिया? कंटिन्यूअस वर्ड की कोई महत्ता है या नहीं है? कंटिन्यूअस लिखना इस पॉइंट में जरूरी था। उसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो, अभी हालांकि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन वो तुम समझ जाओगे और उसी से हॉरिजॉन्टल लाइन भी आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो ये एक फंक्शन है, ठीक है, और उसके बाद ये वैल्यू अपने पास 2 है, 2 पर इसने वैल्यू ली 1, और फिर इसका ग्राफ ये आ गया। तो इस फंक्शन को हम एक इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, तो अपने डोमेन में ये इंक्रीजिंग कहलाएगा। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे तो जो 1 वैल्यू है, देखो, अगर 1/2 पर मैं वैल्यू निकालूंगा तब भी फंक्शन ने क्या वैल्यू ली? 1 ली। 2 पर बात करेंगे तब भी कितनी वैल्यू ली? 1 ली। तो ये एक ही वैल्यू दो अलग अलग जगह ले पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास 1 1 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि फंक्शन में ब्रेक आ गया। तो फंक्शन में ब्रेक आ जाए तो दिक्कत आ सकती है। ये जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो मैनी वन ही होगा, ये बिल्कुल नहीं कह रहा मैं। लेकिन जो हमने ये बात बोली है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो और फंक्शन 1 1 होगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब कंटिन्यूस हो, तभी हम दावे के साथ कह सकते हैं। डिसकंटिन्यूस है तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे 10x का हम ग्राफ बनाते हैं, 10x का ग्राफ हमने कैसा बनाया था? ऐसा सा बनाया था, अगर तुम्हें याद हो तो, π/2 एसिम्प्टोट आता है, फिर ये आता है। तो असल में क्या है, ये फंक्शन लगातार बढ़ता ही है। तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी तुम जानते हो, सेकेंड स्क्वायर x होता है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है। तो 10x को एक इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं हम हमेशा। लेकिन इसको 1 1 फंक्शन बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 10x बहुत बार अपनी वैल्यू रिपीट करता है। जैसे जितनी वैल्यू 10 की 45 डिग्री पर आएगी, उतनी ही 10 180 प्लस 45 यानी 225 डिग्री पर आएगी। दोनों पर वैल्यू 1 आएगी। तो अगर दो अलग अलग वैल्यू पर नंबर पर सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो 1 1 फंक्शन नहीं रहा, वो क्या बन गया? मैनी वन फंक्शन बन गया। और ये दिक्कत क्यों आई? क्योंकि 10x का जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, बाकी के पॉइंट्स लिखते हैं फिर। तो अब हमने बात करी, और ये चेक करने का तरीका है। ठीक है, चेक करने के अब, क्योंकि अभी चेक करने पड़ेंगे अभी अपने को कुछ फंक्शंस, पूछता है हमसे। तो एक तो चेक करने का तरीका क्या हुआ कि अगर f of x1 f of x2 के बराबर आ रहे हैं,
और हम प्रूव कर दें कि x1 इक्वल टू x2 होना जरूरी है, तो भी फंक्शन 1 1 होगा। अगर हम प्रूव कर दें कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तब भी हम बता सकते हैं कि वो 1 1 है। तो ये बताने के तरीके हैं, टूल्स हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये तो हो गई होगा। आगे लिखते हैं। ऑल इवन फंक्शंस आर मैनी वन, और मैनी वन है तो ऑब्वियसली 1 1 नहीं होंगे। अब क्यों है ऐसा इवन फंक्शन, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं अभी जा नहीं रहा डिटेल में, इवन फंक्शन भी पढ़ेंगे आने वाले 1 2 लेक्चर में, तो एक बार पॉइंट लिख लेंगे, बाद में नोट्स पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर मैनी वन, तो ये भी 1 1 नहीं होंगे। अब बात करते हैं पोलिनोमियल्स की। तुम्हें याद होगा जब मैंने पोलिनोमियल्स की रेंज वगैरह लिखवानी चालू की थी, तो मैंने वहां पर उनको दो हिस्सों में जानबूझकर तोड़ा था, इवन डिग्री वाले को और ओड डिग्री वाले में। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल इवन डिग्री पोलिनोमियल्स आर मैनी वन। अगर तुम इवन डिग्री का कोई भी पोलिनोमियल लिख दो, जैसे मान लो x की पावर 8 माइनस 7 x की पावर 4 प्लस रूट 2 x माइनस 3 एक्स क्यूब, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बाकी चीजें बता पाए ना बता पाए, मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैनी वन। ठीक है। इवन डिग्री वाला हमेशा मैनी वन आएगा। ओड डिग्री वाला पता नहीं हमें, 1 1 भी हो सकता है, मैनी वन भी हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब लें, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ये लगातार बढ़ता ही जाता है और कंटिन्यूस भी है, तो ये एक 1 1 फंक्शन होगा। लेकिन मान लो मैं अगर बात बोल दूं y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ये एक ऐसा क्यूबिक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ कुछ देखने में ऐसा होता है, ऐसा। तो ये अपनी वैल्यू रिपीट करता है, तो ये कैसा फंक्शन होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। तो ओड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इवन डिग्री वाला हमेशा हमारे पास 1 1 आएगा, सॉरी मैनी वन आएगा। ठीक है। इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम ग्राफ बनाने में कामयाब हो पाए, जो कि हम एओडी में सीखेंगे भी, तो उसमें भी हम बता सकते हैं कि हाँ फंक्शन, उसकी हेल्प से बता सकते हैं कि फंक्शन इवन सॉरी मैनी वन है या 1 1 है। तो उसके बारे में लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। एक तो हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा था, फंक्शन पता करने के लिए कि फंक्शन है भी या नहीं है, और 1 1 मैनी वन के लिए आता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो ये क्या कहता है वो देखते हैं। इफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन cuts the graph of fx at more than one point, then the function will be many one। ठीक है। अगर इसी तरीके से हम बोल दें, if not a single horizontal line cuts the graph of fx at more than one point, then the function will be 1 1। तो बिल्कुल फंक्शन वाले काम की तरह ही है। अगर एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी नहीं है जो ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करे, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स पर, तो वो क्या होगा, 1 1 होगा। अगर एक भी लाइन ऐसी है जो 2 पॉइंट पर कट कर जाए, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर जाए, साथ के साथ वो मैनी वन हो गया, भले ही ऐसी एक ही लाइन एग्जिस्ट करती हो। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपने,
जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं ये है ये ग्राफ, तो फंक्शन तो है, ये तो हम जानते हैं, है ना, हमारे पास फंक्शन तो है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जैसे अगर इस ग्राफ में मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोज करो ये आ गई, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन तुम देख सकते हो कि ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट करके जा रही है। ये हमारे पास तीन अलग अलग पॉइंट्स पर कट करके जा रही है। जैसे मान लो ये एक पॉइंट ए, बी और सी, तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगी तो साथ के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है वो मैनी वन रहा होगा। ठीक है, कारण क्या है उसके पीछे लॉजिक भी समझ लेते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मान लो पहला पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या चेंज नहीं होता कभी भी, वाई कोऑर्डिनेट। तो पहला पॉइंट मान लो x1 कोमा y1 है, तो दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो मान लो x2 है, हमें नहीं पता, लेकिन y कोऑर्डिनेट पक्का y1 होगा। ये बात तय है क्योंकि y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला। और जो तीसरा पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट x3 होगा जरूरी है, और y कोऑर्डिनेट y1 होगा क्योंकि वो भी चेंज नहीं होगा। तो तुम देख सकते हो कि जो हमारे पास y1 वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है y1, वो तीन अलग अलग जगह आ रही है, और यहाँ पर x की वैल्यू सेम नहीं है। तो अगर अलग अलग x पर सेम y आ जाए तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा, जो अभी हमने बात बोली है। बोलो भाई यहाँ तक अगर कुछ दिक्कत है, जो भी हमने बातें बोली हैं, इवन पीरियोडिक जिनको नहीं पता वो अभी बात करेंगे आगे जाके, वहां डिस्कस हो जाएगा। उसके अलावा जो बातें हैं, कुछ भी इश्यू है तो जल्दी से डाउट पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। और चेक करने के तरीके हैं सारे, डायरेक्ट पॉलिनोमियल इवन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन दे दे तो हम बता सकते हैं। अगर एल्जेब्रिकली सोल्व करना चाहें तो ये वाली कंडीशन यूज कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू, और एक्स वन और एक्स टू बराबर आ गए तो वन वन है, नहीं आए तो मैनी वन है। और अगर ग्राफ बनाने में हम कामयाब हुए या अगर हमें ग्राफ पहले से पता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। भाई एन लिख कर भेज दो सर, क्वेश्चन बता दो जो बुकलेट से करने हैं वो बता दूंगा मैं, वो मैं शाम तक मैसेज कर दूंगा तुम्हें, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा मैं लिख कर पेन से। अभी तक जितने टॉपिक हो चुके हैं जो तुम कर सकते हो मेरे हिसाब से वो सारे भेज दूंगा मैं। आज 7th लेक्चर है ना, अब तक जितना कवर हो चुका है इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो पहले। ठीक है, चलो ये बताओ, ये एक वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है? वन वन है तो ओ लिख के भेज दो, मैनी वन है तो एम ओ लिख के भेज दो। ये देखो भावनाओं में बहते हो तुम लोग। मनूस बच्चों, ये फंक्शन है, ये पहले ये बताओ। ऑप्शन दो ही थोड़ी ना है ना ग्राफ के लिए, ऑप्शन ये भी तो है कि क्या पता फंक्शन ही ना हो। तो ना तो ये वन वन है ना मैनी वन है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को फेल कर गया है ना। वर्टिकल लाइन दो पॉइंट पर कट करिए तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो मैनी वन 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 का तो सवाल ही नहीं उठता। इतना भी भावनाओं में, चलो ये बताओ जल्दी से। ये एक मिनट को थोड़ा ढंग का बना लेते हैं। ये बताओ वन वन है या मैनी वन है, जल्दी से। ये हमारे पास वन वन है। आदित्य कह रहे कंटिन्यूस नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस होगा तभी हम वन वन मैनी वन बता पाएंगे, ऐसा नहीं है। वो जो मैंने पिछले पॉइंट लिखवाया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंटिन्यूस, तो इस पॉइंट के लिए कंटिन्यूस होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यूस हो गया तो हम ये बोल देंगे कि वन वन मैनी वन की बात करना ही गलत है। अब हम ये देखेंगे कि कभी अपने ये वैल्यू रिपीट कर पाया या नहीं कर पाया, मेन मुद्दा ये है। तो यहां पर तुम देखोगे कि पहले ये लगातार बढ़ा, फिर ऊपर जंप लिया, फिर दोबारा बढ़ना चालू हो गया, तो कभी भी इसने अपनी वैल्यू रिपीट नहीं करी।
और अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बनाते रहोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी 2 पॉइंट पर कट नहीं करने वाली। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है, यहां से हम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बताओ, अगर मैं मान लो बोल दूं ऐसा सा है एक, और ऐसा सा है, चलो मान लो ये आ गया, ये बता दो जल्दी से, 1 1 है मैनी 1 है? ठीक है, मैनी 1 है, क्यों है? क्योंकि अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन करोगे तो वो 2 पॉइंट पर कट करगी, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल कर गया, मतलब मैनी 1 है। ठीक है, चलिए ये बताओ, अगर मैं बोलूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 1 होता है मैनी 1 होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैनी 1 या 1 1? ये याद नहीं रखने जो मैं बोल रहा हूँ, बस बात कर रहे हैं अपनी, थोड़ा आइडिया लग जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है मैनी 1। क्यों मैनी 1 है? क्योंकि अगर इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तब भी 2 आएगा, 2.7 का निकालोगे तब भी 2 आएगा। तो दो अलग अलग जगह सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये मैनी 1 होगा। अच्छा, और कौन कौन से पढ़े थे अपनों ने? जैसे मान लो मैं बोल दूं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जल्दी से रिप्लाई करो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, मैनी 1 है या 1 1 है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी मैनी 1 है, कारण 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.2। 2.2 का भी कितना आएगा? 0.2। मैनी 1 हो गया, सेम वैल्यू ले रहे। अच्छा, अगर मान लो मैं बोल दूं सिग्नम फंक्शन, इसके बारे में कमेंट करो जल्दी से, सिग्नम फंक्शन 1 1 या मैनी 1? सिग्नम फंक्शन भी होगा मैनी 1, कारण अगर सिग्नम के अंदर पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? हमेशा 1 वैल्यू देगा। तो सिग्नम 1 भी 1 है, सिग्नम 2 भी 1 है, सिग्नम 3 भी 1 है, सारी वैल्यू 1 है। तो बहुत सारी जगह पर सेम वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब मैनी 1 है, सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताओ, अगर मैं बात करूं टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो सारे 1 1 है, सारे मैनी 1 है, या कुछ 1 1 है कुछ मैनी 1 है? क्या जवाब होगा तुम्हारा? अंजलि कह रही है कुछ कुछ है, रितिका और आदित्य कह रहे हैं कि मैनी 1 है सारे। अंजलि कौन 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 सा नहीं है मैनी 1? सारे ही है। तो टिग्नोमेट्री फंक्शंस जो होते हैं वो सारे मैनी 1 होते हैं, क्योंकि सारे पीरियोडिक होते हैं। वो 2 पाई 2, जैसे 10x और कोटेक्स तो पाई के बाद तो रिपीट करते ही करते हैं, 2 पाई के बाद तो दुनिया ही कर देती है रिपीट अपनी वैल्यू, है ना? तो वैल्यू रिपीट करे तो मैनी 1। और कौन से पढ़े आप, कोई पढ़ा है ढंग का कोई फंक्शन हम लोगों ने? अच्छा, लोगरिथमिक फंक्शन बता दो जल्दी से, लोगरिथमिक फंक्शन क्या है, मैनी 1 है या 1 1 है? लोगरिथमिक फंक्शन 1 1 है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसका ग्राफ याद करोगे तो इसका ग्राफ ऐसा आता था, लगातार बढ़ता जाता है, कभी भी अपनी वैल्यू दोहराता नहीं है, रिपीट नहीं करता, तो इसलिए 1 1 है। और अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो ये भी अपने पास 1 1 होगा, सेम कारण से, क्योंकि इसका ग्राफ भी हमने कैसा बनाया था, ऐसा सा, वैल्यू बढ़ती जाती है, कभी भी रिपीट नहीं करती। ठीक है, तो ये कुछ रट्टे रुट्टे नहीं मारने, ना ही वो पूछता है, गलती से भी नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा। लेकिन बस इससे थोड़ा सा मैं उम्मीद करता हूँ आइडिया लग गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं अपने। बाकी एक क्वेश्चन लिखते हैं जो इसमें प्रॉपर जिस हिसाब से पूछ लिया जाता है। तो तुम लिखोगे चेक वेदर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 4 अपॉन एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज 1 1 और मैनी 1।
जल्दी से रिप्लाई करो, फिर चलते हैं अपने अपने घर। मतलब तुम तो हो ही, मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर इसको चेक करने का चलो तरीका क्या होगा। तो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो ये तरीका हो सकता है कि तुम क्या करो, पहले एफ ऑफ एक्स वन को कर दो एफ ऑफ एक्स टू के बराबर। इतना काम कर लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स वन कितना होगा अपने पास, एक्स वन का स्क्वायर माइनस 7x1 प्लस 4 अपोन में आ जाएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1। अगर एफ ऑफ एक्स टू की बात करें तो एक्स टू का स्क्वायर -7x2 प्लस 4 अपोन में आ जाएगा एक्स टू का स्क्वायर। अच्छा मैंने सवाल थोड़ा ज्यादा जोश जोश में आगे लंबा लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर तुम चेक कर लोगे एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू का स्क्वायर पूरा मल्टीप्लाई होता जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू, फिर आएगा एक्स वन का स्क्वायर -7x1 x2 स्क्वायर ये पूरा लिख लोगे। ठीक है, तरीका बता देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर ये तरीका थोड़ा लंबा है तो मेहनत लगेगी। तो अगर ये काम हमने कर लिया, अगर यहां से सोल्व करके ये आ गया कि x1 इक्वल टू x2 है और ये होना जरूरी है, अगर ये आ गया तो हम क्या बोल देंगे, वन वन फंक्शन है। अगर ये कंडीशन नहीं आई कि अच्छा ठीक है x1 इक्वल टू x2 हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, तो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। तो एक तरीका तो इन सवालों को करने का ये होता है, लेकिन तुम इतना लंबा देख के समझ ही चुके होगे कि थोड़ा गंदा तरीका है, बड़ा तरीका है। ठीक है, तो इसको करने का थोड़ा आसान तरीका क्या होगा कंपैरेटिवली, वो देख लेते हैं। तो थोड़ा आसान तरीका ये होगा कि तुम क्या करो, एफ एक्स को एक बार के लिए वाई मान लो, इसका नाम रख दो वाई। तो वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4 अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4। यहां से x में क्वाड्रेटिक बना लो, सोच के देखो क्या बनेगी, y -1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस -7x उधर लेकर आओगे तो y प्लस 7 इंटू एक्स, और साथ में आएगा y -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट इसका आएगा y प्लस 7 का होल स्क्वायर -4 इंटू वाई -1। एक बार लिखते हैं उसके बाद ध्यान से समझते हैं क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 -4 इंटू वाई स्क्वायर -5y प्लस 4। चेक करो कितना आ जाएगा, माइनस का 3y स्क्वायर 14y और 20y ये बन जाएगा 34y, और 49 में से 16 गया, ये अपने पास बचेगा 33। ठीक है,
ये हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब इस डिस्क्रिमिनेंट का जो क्वाड्रेटिक आई है y में, इसका दोबारा डिस्क्रिमिनेंट निकालो d डैश। ठीक है, कारण बताता हूँ सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो बस इतना देखना है क्या आ रहा है, वो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। डी डैश आ रहा है पॉजिटिव, डी डैश पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है डिस्क्रिमिनेंट, ये क्वाड्रेटिक के खुद के कुछ रूट्स आएंगे और इस क्वाड्रेटिक का -3y² प्लस 34y प्लस 33। अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ कुछ देखने में जैसे कैसा होगा, ऐसा सा होगा। इस बात से सहमत हो? ठीक है, मैंने कहा जो हमने x में क्वाड्रेटिक बनाई है उसका डिस्क्रिमिनेंट ये डब्बे में आया, उसका खुद का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, मतलब y वाली क्वाड्रेटिक के अगर तुम रूट्स निकालोगे तो उसके रूट्स आएंगे, तो उसका ग्राफ ऐसा सा होगा, कुछ डाउनवर्ड पैराबोला। और ये इसका मतलब जो x में क्वाड्रेटिक है, जो x की क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट है उसको तुम हमेशा जीरो नहीं कर सकते। x में जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट कभी ना कभी पॉजिटिव जरूर आएगा। ऐसी कुछ y की वैल्यूज जरूर होंगी जहां पर उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। तो अगर x वाली क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाएगा तो इस क्वाड्रेटिक के, x में जो क्वाड्रेटिक है ओरिजिनल क्वाड्रेटिक, उसके कहीं ना कहीं तो दो रूट आ रहे होंगे। अगर y वाली क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगी तो मतलब x वाली क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब उसके दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी y पर। तो अगर एक y डालने पर x की दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, वन वन या मैनी वन, मैनी वन। तो यहां से हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज मैनी वन। तो ये तरीका होता है, थोड़ा अजीब सा है लेकिन छोटा है और जल्दी ही आंसर दे देगा। x1 x2 वाला तरीका भी है लेकिन वो लिखने में बहुत जोर आ जाएगा। दीपिका कह रही रिपीट कर दो, ठीक है। इसमें हमने नहीं किया, हमने क्या करा, फंक्शन को एफ एक्स को वाई के इक्वल कर दिया एक बार। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर बनी अपने पास एक्स में क्वाड्रेटिक। फिर मैंने कहा और एक बार देख लेते हैं, एक्स में क्वाड्रेटिक बनी, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ये आया डब्बे में जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट दोबारा फिर निकाल लिया, वो आया हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, तो y वाली क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब y वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे। और अगर मैं उसका ग्राफ बनाना चाहूं तो ऐसा ग्राफ बनेगा। इस y वाली क्वाड्रेटिक पर ध्यान दो सिर्फ एक बार। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव तो डाउनवर्ड पैराबोला, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो दो रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अब ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है ना, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक जो है वो पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकती है। जब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर इस क्वाड्रेटिक का, अब ये कौन सी क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट, एक्स वाली क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, या एक काम करो, मैं ये वाली क्वाड्रेटिक बोलते बोलते, ये Q1 है और ये Q2 है, तो Q2 जो है वो Q1 का डिस्क्रिमिनेंट है और Q2 कभी ना कभी पॉजिटिव हो सकता है। मतलब Q1 का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो सकता है किसी भी y पर। जैसे अगर सपोज करो मैं y की वैल्यू 2 पुट कर दूं, अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3 इंटू 4 यानी माइनस का 12 प्लस 34 इंटू 2 68 प्लस 33, जो कि कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, y की वैल्यू ध्यान देना 2 पुट करिए। अगर मैं Q1 में y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 1 यानी x का स्केयर प्लस 2 प्लस 7 9 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आएगी। तो y को 2 पुट करने से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक बनी। अब इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है, ये बात सही है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट आएंगे, दो अलग अलग रूट आएंगे, अल्फा और बीटा। मतलब एक y पुट करने पर x की दो वैल्यू आ रही हैं, अल्फा और बीटा। तो एक y के लिए दो x आए तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा, ये बता सकते हैं। अभी बताओ, कोई बात नहीं, लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये समझ में आएगा तभी उठेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें, बुकलेट में भी मिल जाएंगे, टेस्ट वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं, और तरीका इसका यही है। इसका एक और जुगाड़ होता है, वो पर वो जुगाड़ वो मतलब किस्मत वाली बात है, क्योंकि होता क्या है, मैनी वन प्रूव करना बहुत आसान है। सर लास्ट में रिपीट, देख बेटा एग्जांपल के तौर पर करते हैं। मैंने कहा अंजलि, अच्छा केमिस्ट्री की क्लास भी है तुम्हारी, अभी सुबह नहीं होती तुम्हारी?
जल्दी से सुनो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो काम की चीज थी वो होगी, अब समझाने के लिए जो लिख रहा हूँ वो लिख लो। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो मैं y को 2 पुट कर दूं, इतना देखो बस, क्वाड्रेटिक 1 में y को 2 पुट कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक क्या बनी, 2 माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 इक्वल टू 0 बन गई। इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 का। मतलब इस क्वाड्रेटिक को मैं सोल्व करूंगा तो x की दो वैल्यू आने वाली है, मुझे मतलब नहीं है क्या आने वाली है, लेकिन दो वैल्यू आएंगी। तो y की हमने कितनी वैल्यू पुट करी थी, एक वैल्यू पुट करी थी 2, लेकिन x की कितनी वैल्यू आई, दो अलग अलग वैल्यू आई। तो अगर एक y के लिए दो अलग अलग x हैं, तो ऐसा किस में होता है, मैनी वन फंक्शन में होता है। वन वन तो क्या चाहता है, वन वन ये चाहता है कि एक y के लिए एक ही x हो, हर नंबर के लिए एक ही प्री इमेज हो, यही चाहता है वो। तो वो यहाँ पर कंडीशन फेल हो रही है, इसलिए हमने ये कर दिया। बाकी एक तरीका जो मैं कह रहा था वो करने को बच्चे ये भी जुगाड़ कर लेते हैं, जैसे तुम क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, अब वो मुझे एग्जांपल लेके समझाना पड़ा। तुम इसकी कुछ भी रैंडम वैल्यू सेट कर दो, जैसे 1 सेट कर दी, ठीक है, या 1 छोड़ो 3 सेट कर दी, जो मैंने यहां पर भी किए। तुम डायरेक्ट ही क्वेश्चन अपना यहां से स्टार्ट करो, ये पूरी कहानी लिखो ही मत। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। दोबारा क्वाड्रेटिक क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, या प्लस 9x इक्वल माइनस 2 इक्वल टू 0। बच्चे देख लेते हैं एक्स की दो वैल्यू आ रही है, काम चल गया। क्योंकि अगर तुमने प्रूव कर दिया कि एक वाई के लिए दो एक्स हैं, तो साथ के साथ वो मैनी वन हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि वन वन प्रूव हो गया, मतलब मैं कहने का मतलब ये है, वो गलती मत करना। कुछ बच्चे ये करते हैं कि वाई की वैल्यू सेट कर दी, जैसे मैंने यहां पर करी, और उसी से बोल दिया कि वन वन है या मैनी वन है। उससे तुम मैनी वन की श्योरिटी कर सकते हो, वन वन की श्योरिटी नहीं कर सकते। पल्ले पड़ रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूं मैं, और तुमने केमिस्ट्री की क्लास का भी बोल दिया अब। आ गया। बाकी अगर किसी को डाउट है, नंबर है सबके पास मेरा, कॉल कर लेना और दिक्कत दूर कर लेना, ये जरूरी है, सवाल पूछता है इसके वो। तो चलो क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, वन वन ऑन टू जो टाइप है फंक्शंस का, वो हम कल पढ़ेंगे। और वन वन ऑन टू के एक दो सवाल, वन वन मैनी वन के एक दो सवाल और करके देख लेंगे, ठीक है, और कॉल करके पूछ लेना जरूर, ये ना हो कि छोड़ ही रहे हो। चलो बाय। और x1 x2 वाला काम भी कर सकते हो, लेकिन वो लेंदी है बस, इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने बजे क्लास है केमिस्ट्री की? 6:30 है। चलो ठीक है फिर, बाय बाय।